नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों के लिए एनटीपीसी और एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर बीच बीच में आता रहता हूं, जिसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि आप लोगों को जो कि तैयारी में लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को इससे हेल्प मिल सके, वो समझ सके कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। और इसी क्रम में आज मैं सीबीटी प्रथम पाली का 8 जनवरी 2021 का क्वेश्चन पेपर लेकर आप लोगों के समक्ष हूँ। पहला, आईएनएस वेला, खंडेरी, करंज और वागीर शामिल है। अगला प्रश्न पूछा गया था पिछले साल में कि निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? इसका सही जवाब है हम्पी। हम्पी शैली के जो भी मंदिर होते हैं, हम्पी शैली नहीं बल्कि द्रविड़ शैली के जो भी मंदिर होते हैं, उनकी विशेषता क्या है? ये या तो वर्गाकार, आयताकार, बड़े वृत्ताकार, गोलाकार या अष्टभुजाकार होते हैं। इसके प्रवेश द्वार पर एक गोपुरम होता है। मंदिर में एक विमान होती है जो कि मंदिर के मीनार से उसके बाद मंदिर के शीर्ष पर शिखर होता है जो स्तूप या अष्टकोणीय आकार का होता है। द्रविड़ शैली के कुछ और उदाहरण है, जैसे तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित बृहदीश्वर मंदिर, बेलूर में चेन्नाकेशव मंदिर और सोमनाथपुरम मंदिर, ये इसके उदाहरण हैं। इसके अलावे भी जैसे कि कोणार्क मंदिर कैसी शैली का उदाहरण है, तो बड़े पैमाने पर इसे कलिंग वास्तुकला के नाम से भी जाना जाता है। ये उड़ीसा परंपरा में निर्मित है। उसके बाद खजुराहो की जो मंदिर है वो नागर शैली का उदाहरण है। इस नागर शैली की विशेषता ये होती है कि मंदिर के दीवारों पर कामुक मूर्तियां उकेरी गई होती हैं। बेसर शैली में नागर शैली और द्रविड़ शैली को संयुक्त रूप से मिलाया गया होता है। इसके उदाहरण है दुर्ग मंदिर, एहोल का, विरूपाक्ष मंदिर, पटक्कल का, केशव मंदिर, सोमनाथपुर का ना, ये बेसर शैली की है। एक और सवाल, असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? इसका सही जवाब है डिगबोई। असम के डिगबोई में सबसे पहले तेल का कुआं नवंबर 1890 को खोदा गया था। इस कुएं की गहराई 662 फीट की है और इससे प्रतिदिन 200 गैलन तेल निकाला जाता है। अब ये शहर कहाँ स्थित है? ये तो आप सभी जानते होंगे कि असम का जो डिगबोई है वो तिनसुकिया जिले में स्थित है। दुनिया का सबसे पहला तेल का कुआं जो है वो पेंसिल्वेनिया जो कि यूएसए में है, खोदा गया था 27 अगस्त 1859 को। 2020 यूनेस्को गिलर्मो कैनो पुरस्कार जो कि प्रेस फ्रीडम प्राइज है, ये किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था जिनित बिडोया लिमा को। 2024 में यूनेस्को का प्रेस फ्रीडम अवार्ड या जिसको गिलर्मो कैना प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, ये दिया गया वाइल दह दौह को। वाइल दह दौह को, ये अल जजीरा न्यूज टीवी के पत्रकार हैं। असील मूसा गाजा न्यूज ब्यूरो के पत्रकार। ओला अल जानून एक स्वतंत्र पत्रकार। मोताज अजाइजा, इनको यह पुरस्कार दिया गया। ये जो गिलर्मो कैनो पुरस्कार या फिर इसको कहें यूनेस्को प्रेस फ्रीडम अवार्ड जो है, ये उन लोगों को दिया जाता है जो आजादी के रक्षा के लिए या उसके प्रचार के लिए अपने जान को जोखिम में रखकर जो है वो रिपोर्टिंग करते हैं। एक सवाल भारतीय रेल के जोन से जुड़ा हुआ था। पूछा गया था कि 17वां जोन कौन सा है? तो रेलवे का 17वां जोन जो है वो कोलकाता मेट्रो जोन है। अभी अगर बात करें तो जून 2024 के अनुसार भारत में
कुल 19 जोन है रेलवे जोन, जिसमें से एक मेट्रो रेलवे जोन है और 18 जो है वो सामान्य रेलवे जोन है। सबसे नवीनतम रेलवे जोन जो है वो साउथ कोस्ट रेलवे है, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम है। ये आंध्र प्रदेश में नया जोन 2019 फरवरी में बनाया गया था। यानी कि अभी मेट्रो रेल के जोन को अगर जोड़ लिया जाए तो कुल मिलाकर 19 जोन है, और मेट्रो को अगर छोड़ के चलें तो 18 जोन है। संविधान से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा गया था कि 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा। इसका सही जवाब है गोविंद बल्लभ पंत। अब जान लेते हैं संविधान सभा के बारे में कुछ बातें कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने रखी, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने 1895 को संविधान सभा की मांग रखी। संविधान सभा के तीसरे सत्र में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में संविधान का मसौदा पेश किया था। संविधान सभा में संविधान का मसौदा जो है वो भीमराव अंबेडकर ने पेश किया था। 29 अगस्त 1947 को भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अपना लिया गया। अब आजादी से पूर्व भारत के बारे में एक प्रश्न है कि नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो अवध क्षेत्र को नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी कहा जाता है। ये रोचक तथ्य भी है। क्यों कहा जाता है अवध को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी, क्योंकि तब आधुनिक भारतीय उत्तर प्रदेश में स्थित यह अवध प्रदेश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल सेना की भर्ती का मुख्य केंद्र था। इसमें बड़े जातियों के लोगों को जो है सेना में शामिल किया जाता था। ये अंग्रेज जो हमें कहते हैं आज, और अंग्रेजों के वंशज की जातिवाद है भारत में, ये अंग्रेजों के वंशज उस समय हमारे बीच जहर डाल रहे थे। और आप देख सकते हैं कि 1855 में सिर्फ बड़े जातियों को सेना में भर्ती होने का अधिकार था, निचले जातियों पर प्रतिबंध थी, और ये कहा जाता है कि 75 साल तक ये नियम अंग्रेजों ने जारी रखा। यानी अंग्रेज अपने स्वार्थ में संलिप्त थे। संविधान से जुड़ा हुआ कुछ और बात हम देखेंगे कि कौन सा प्रश्न था, संविधान के अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचार के संदर्भ में किसी को कोई भी विशेष अधिकार नहीं है। भीमराव अंबेडकर साहब ने ये बात कही थी। उन्होंने भारत के संविधान को तैयार करने के लिए अथक परिश्रम किया था और लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। भारतीय संविधान की विशेषता यह है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी लिखित संविधान है। यह कठोर भी है और लचीला भी है। इसमें संघात्मकता और एकात्मकता है, संसदीय प्रभुता और न्याय की सर्वोच्चता है, कानून का शासक है, एकीकृत और स्वतंत्र न्याय व्यवस्था ये भारत के संविधान की विशेषता है। लेकिन भारत के संविधान अलग अलग देशों के अलग अलग गुणों को लेकर बनाया गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिया, न्याय की समीक्षा का अधिकार अमेरिका से लिया, न्यायाधीश को हटाने का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अलग अलग कार्य ये हमने किससे लिया, अमेरिका से लिया, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमें संविधान के बारे में पढ़ने होंगे। एक सवाल है कि भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नेम क्या था, तो आपको बताता चलूं कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो सफल परीक्षण हुआ वो 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में हुआ, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा परमाणु परीक्षण जो कि सफल रहा उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। और ये परमाणु परीक्षण 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हुआ था। और जबकि पहला परीक्षण जो था वो श्रीमती इंदिरा गांधी जो कि हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी उनके नेतृत्व में हुआ था।
अब भारतीय फ्लैग के बारे में जान ले कि भारत का जो फ्लैग है, जिसको फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2022 के तहत ये निर्धारित किया गया कि कई देशों के अगर ध्वज लगे हों एक सीधी रेखा में, तो भारत का झंडा किधर होगा। तो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है कि अगर सीधी रेखा में कई देशों के झंडे लगे होंगे तो भारत का झंडा दाएं छोर पर होगा। पवन ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो तमिलनाडु में पवन ऊर्जा का उत्पादन सर्वाधिक होता है। दूसरे स्थान पर गुजरात और महाराष्ट्र आते हैं। रॉयलेट एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अपनाया गया था? एक उपाय अपनाया गया था। रॉयलेट एक्ट में कहा गया था मुकदमे के बिना जेल भेज दिया जाएगा। यानी इतिहास के भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। गति के 3 नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित है? ये साइंस का क्वेश्चन। इसका सही आंसर है न्यूटन। न्यूटन के 3 नियम है। जिस पहले नियम को जड़ता का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। पहले नियम से ही बल की परिभाषा प्राप्त होती है। दूसरा नियम जो है वो कहता है कि कार्य बल का समानुपाती होगा। तीसरा नियम कहता है कि प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। और पहले नियम को तो मैं बताया ही नहीं। पहला नियम ये है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर, गतिशील है तो गतिशील, जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर आरोपित न किया जाए। यानी कि अवस्था परिवर्तन के बारे में बताता है न्यूटन का पहला नियम। पूछा गया था कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग जो है वो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। अगर बात करें भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी का रेल मार्ग सबसे लंबा है, जिसकी दूरी 4179 यानी 4189 किलोमीटर है। ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य से होकर कन्याकुमारी को जोड़ती है और विवेक एक्सप्रेस सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाला ट्रेन है। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी किस संगठन से जुड़े हैं? तो बचपन बचाओ संगठन से नोबेल। इसी प्रकार इस बार भी नोबेल पुरस्कार किसने जीता है, किस संस्था से जुड़े हुए हैं, क्या उनका कार्य है, ये याद रखना आवश्यक है। अभी तक सबसे कम आयु वाले यूनेस्को के सद्भावना राजदूत कौन है? यूनेस्को के सद्भावना राजदूत कौन है? तो मिली बॉबी ब्राउन। मिली बॉबी ब्राउन अभी तक के सबसे कम उम्र के सद्भावना राजदूत हैं। अब उर्वरकों से जुड़ा हुआ एक प्रश्न कि भारत में सबसे अधिक उर्वरक की खपत किस राज्य में होती है? तो वो है पंजाब। सबसे अधिक उर्वरक का इस्तेमाल करने वाला राज्य पंजाब है। वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों की विशेषज्ञता रखते हैं, वह क्षेत्र उसको क्या कहा जाता है? ट्रॉक फार्मिंग। ट्रॉक फार्मिंग का वह तरीका है जिसमें कृषि से जुड़ा हुआ, किसी में सब्जियों की विशेषकर विशेषज्ञता रखते हैं वहां के किसान। इंडियन हाई स्कूल के छात्रों की एक टीम द्वारा एक उपग्रह तैयार किया गया जिसको नासा ने लॉन्च किया था। उस सैटेलाइट का नाम क्या था? उस सैटेलाइट का नाम था कलाम सेट। एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर कलाम सेट रखा गया था इसका नाम। CSIR वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार अनुवांशिक अध्ययन किया। अध्ययन कहाँ आयोजित हुआ था? लक्षद्वीप। ये पुराना क्वेश्चन है, यानी कि आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि इस टाइप के जो साइंटिफिक क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, पॉलिटिकल क्वेश्चन है, बेस इस आधार पे आप लोगों को तैयारी करनी है। अब बहुत सारे रिपोर्ट जारी होते हैं प्रत्येक साल। कौन जारी करता है? भारत का उस रिपोर्ट में कौन सा स्थान है? जैसे कि यूएनडीपी मानव विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम की जो संस्था है वो एक रिपोर्ट जारी करती है, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 2022 में भारत 193 देशों में से 134वें स्थान पर था, जबकि 2021 में 191 देशों में से 135वें स्थान पर था। स्वच्छ भारत मिशन भारत में चलाया गया और इसी के दौरान शहरों को सम्मानित करने का कार्यक्रम शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया गया और वो 2016 में प्रारंभ हुआ। इस वर्ष 2023 में, विगत वर्ष 2023 में सर्वोच्च स्वच्छ शहर का सम्मान लगातार 7वें वर्ष इंदौर को दिया गया और साथ ही सूरत को भी पहले पायदान पर ही रखा गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में कई और पुरस्कार दिए गए। मध्य प्रदेश के
महू छावनी बोर्ड को सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया। किसको? महू छावनी बोर्ड को। चंडीगढ़ शहर को बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ग्रीन हाउस गैस, ये भी देखिए, ज्योग्राफी का कहें या साइंस का क्वेश्चन कहें, एक क्वेश्चन ये भी है कि ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? उत्पादक क्षेत्र है ऊर्जा, एनर्जी। वनस्पति विज्ञान से जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस की आवश्यकता पड़ती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की पड़ती है। ऑक्सीजन तो ये रिलीज करता है। इसके साथ हम लोग कुछ विशेष बातें जान के रखेंगे कि किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें सूर्य की रोशनी, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। और बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या क्या निकलता है? तो ऑक्सीजन निकलता है, शर्करा निकलता है ना। हमें जो कुछ भी खाने पीने की चीजें मिलती हैं वो पेड़ पौधों से, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का ही परिणाम होता है। साथियों, आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप जब एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी जानते हैं कि उसमें जो क्वेश्चन का जो उसका सिलेबस है, एग्जाम का, उसमें जो रीजनिंग है वो 30, मैथ 30 और जीके 40 है। तो इस हिसाब से आपको अपने आप को तैयार करना होगा कि कैसे आप तैयारी करें ताकि आप 70% यानी 70 नंबर लेके आए। अगर आप पेपर 1 में 70 मार्क्स लेके आते हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप पेपर 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और अगर ST SC विद्यार्थी हैं तो उनको भी लगभग यही टारगेट रखना होगा कि किस तरह से हम तैयारी करें कि 70% अंक हमारा आ जाए। इसके लिए टॉपिक वाइज क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं, इस पर गहन विचार कीजिए। देखिए, पिछले साल के प्रश्न पत्रों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूछा क्या क्या जा सकता है। इसीलिए बार बार कहता हूं कि अभ्यास कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, प्रीवियस ईयर के मैथ को सॉल्व कीजिए ना, और जीके करंट अफेयर्स को देखकर उसी के आधार पर आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। धन्यवाद साथियों।